नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक तरह से होंगे और अपना अध्ययन ठीक तरह से कर रहे होंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था का यह 51वां व्याख्यान है और इसके अंतर्गत हम मुख्यमंत्री पद के बारे में, इसके संवैधानिक प्रावधानों के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। इसके पहले जो हमने अध्ययन किए, थोड़ी सी जानकारी हम इसके रूप में लेते हैं। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले राष्ट्रपति जी के बारे में अध्ययन किया और राष्ट्रपति जी के अध्ययन के साथ ही हमने राज्यपाल के बारे में अध्ययन किया। राष्ट्रपति की बात केंद्र के परिप्रेक्ष्य में होती थी, उसी प्रकार की शक्तियां राज्यपाल के संबंध में जो कि राज्य में होती हैं। और इसके बाद हमने जैसे ही प्रधानमंत्री जी का अध्ययन किया तो उसी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम राज्य की बात भी करेंगे। तो जिस प्रकार की पावर केंद्र में प्रधानमंत्री जी के पास होती है, उसी प्रकार की पावर राज्य में मुख्यमंत्री के पास होती है। और मुख्यमंत्री के जो संवैधानिक प्रावधान है वह हम यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। प्रारंभ करते हैं आज का व्याख्यान और देखते हैं कि क्या प्रावधान इनके अंतर्गत आते हैं। सबसे पहले हम मुख्यमंत्री की बात करें। जिस प्रकार केंद्र में प्रधानमंत्री जी का पद होता है, उसी प्रकार राज्य में मुख्यमंत्री का पद होता है। एक बात, राज्य में गवर्नर नाम मात्र का शासक होता है और वास्तविक जो शक्तियां होती हैं किसके समक्ष होती हैं, वह प्रधान या मुख्यमंत्री के समक्ष होती हैं। तो यहाँ पर हमने समझा, यहाँ पर जो शक्तियाँ केंद्र में राष्ट्रपति जी के पास हुआ करती थी, वह जो कि राज्य है उसमें गवर्नर के पास हुआ करती हैं। और जिस प्रकार की शक्तियाँ प्रधानमंत्री जी के समक्ष हुआ करती थी, उस प्रकार की शक्तियाँ किसके समक्ष होती हैं, मुख्यमंत्री के समक्ष होती हैं। हमारे संविधान में मुख्यमंत्री जी के लिए प्रावधान आर्टिकल 164 में दिए गए हैं। यह बात आपको याद रखना है कि मुख्यमंत्री जी की बात किस आर्टिकल में की जाती है। तो आर्टिकल 164 में के तहत इनके बारे में प्रावधान दिए गए हैं। गवर्नर द्वारा बहुमत दल के नेता द्वारा चुने हुए, बहुमत दल की जो पार्टी निकल कर आती है, जो नेता चुने जाते हैं, उनमें से मुख्यमंत्री को बनाया जाता है। यानी जैसे भी कोई पार्टी यहाँ पर चुनाव लड़ती है और वह मेजॉरिटी से निकल कर आती है, तो हमारे गवर्नर द्वारा मुख्यमंत्री पद के लिए न्योता दिया जाता है कि आप अपना कैंडिडेट लाइए और हम उसको मुख्यमंत्री बनाते हैं। यदि किसी पार्टी के समक्ष बहुमत नहीं होता है, यानी हम देख सकते हैं कि रिजल्ट ऐसा आता है कि 50-50 होता है, अन्य पार्टियों के पास 50% बहुमत आ जाता है और बहुमत दल एक पार्टी के पास भी उतना ही बहुमत आता है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि फिर यहाँ पर गठबंधन की बात होने लगती है और सरकार यहाँ पर गठबंधन के साथ अपने प्रधानमंत्री यानी मुख्यमंत्री को यहाँ पर लाती हैं। तो गठबंधन की सरकार द्वारा भी बहुमत सिद्ध करके मुख्यमंत्री पद पर अपनी नियुक्ति की जा सकती है। यहाँ पर हमने जो कि मुंबई में शिवसेना के साथ जो कांग्रेस का गठबंधन था उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त की थी और हम देख सकते हैं कि जो विधायक निकल कर गए हैं और बीजेपी के साथ मिल गए हैं और यहाँ पर उन्होंने बहुमत प्राप्त कर लिया है। अतः अब हम देख सकते हैं कि वहाँ पर शिंदे जी की गवर्नमेंट आ चुकी है। तो यहाँ पर हमने थोड़ी सी इस कॉन्सेप्ट को समझा कि किस प्रकार की मेजॉरिटी होनी चाहिए और किस प्रकार से मुख्यमंत्री को चुना जाता है। यदि मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाती है, एक कंडीशन और हम देखते हैं कि जैसे ही मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए किसी मुख्यमंत्री की मृत्यु हो जाती है, तो राज्य की सभी प्रशासनिक शक्तियां किसके समक्ष आ जाती हैं, गवर्नर के पास आ जाती हैं। और गवर्नर के पास कब तक यह शक्तियां होती हैं, जब तक कि नया मुख्यमंत्री बन नहीं जाता। 1 माह की समय सीमा में बहुमत दल को अपना बहुमत दिखाना पड़ता है। जैसे ही चुनाव होते हैं तो बहुमत दल को अपना जो बहुमत होता है वह यहाँ पर दिखाना होता है और 1 महीने के टाइम ड्यूरेशन में इनको अपनी जो भी सीट है उस पर अपनी दावेदारी पेश करनी होती है। अब हम मुख्यमंत्री जी की शपथ के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री जी की जो शपथ होती है तो यह इनको राज्यपाल के द्वारा या गवर्नर के द्वारा दिलाई जाती है। जिस प्रकार के प्रावधान हमने केंद्र में पढ़े थे कि जो प्रधानमंत्री जी होते हैं उनको शपथ कौन दिलाते हैं, राष्ट्रपति जी दिलाया करते हैं और यहाँ पर मुख्यमंत्री को जो शपथ है वह राज्यपाल द्वारा दिलाई जाती है। और किस प्रकार की जो इनके द्वारा ओथ ली जाती है उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। मैं भारत द्वारा बनाए गए संविधान पर विश्वास एवं पूरी निष्ठा रखूंगा। यह जो इनकी जो ओथ होती है वह प्रधानमंत्री के समान ही होती है, तो यहाँ आपको याद रखना चाहिए। मैं देश की एकता और सार्वभौमिकता को बनाए रखूंगा। मैं
लोगों के विश्वास के प्रति शुद्ध अंतःकरण से कार्यों का निर्वहन करूंगा। मैं भारत के प्रत्येक नागरिक का सम्मान एवं समान व्यवहार करूंगा। जो भी देश के नागरिक हैं उनके प्रति समान व्यवहार करूंगा। इस प्रकार की ओत इनके द्वारा ली जाती है। आइए हम मुख्यमंत्री की शक्तियों के बारे में अध्ययन करते हैं कि कौन कौन सी शक्तियां मुख्यमंत्री के समक्ष होती हैं। तो इन शक्तियों में हम सबसे पहले देखें कि मुख्यमंत्री का अपने कैबिनेट के साथ संबंध, यानी हम देख सकते हैं कि जो इनकी कैबिनेट होती है, आमतौर पर कैबिनेट का क्या कार्य होता है कि कैबिनेट अपनी जो सलाह होती है वह राष्ट्रपति को देती है, लेकिन यहाँ पर वो मध्यस्थता का कार्य करते हैं, वह करते हैं हमारे मुख्यमंत्री जी। और मुख्यमंत्री जी कैबिनेट के अध्यक्ष हुआ करते हैं। अतः हम देख सकते हैं कि कैबिनेट द्वारा अगर कोई निर्णय लिया गया है, किसी भी प्रकार की सलाह है, तो वह सबसे पहले किससे डिस्कस करता है? मुख्यमंत्री जी से डिस्कस करता है। और जैसे ही यहाँ पर डिस्कस करता है तो मुख्यमंत्री अपनी कैबिनेट की बातों को निरस्त भी कर सकते हैं। लेकिन जब मुख्यमंत्री जी इसको स्वीकार कर देते हैं और कैबिनेट के द्वारा जो सलाह होती है वह राज्यपाल तक पहुँचाई जाती है, तो राज्यपाल को यहाँ पर इसको स्वीकार करना ही पड़ता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं मंत्रियों को चुनने एवं हटाने की शक्ति भी किसके पास होती है? मुख्यमंत्री के पास होती है। और हम देख सकते हैं कि जो कैबिनेट गठित की जाती है वह किसके द्वारा की जाती है? जो कि मुख्यमंत्री होते हैं, इन्हीं की सलाह पर किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। यदि यह सलाह नहीं देते तो इनके ऊपर यह बाध्य नहीं होता कि वो यहाँ से निर्णय ले सकें। आगे देखते हैं मुख्यमंत्री जी के गवर्नर के साथ संबंध, यानी हम देख सकते हैं कि किस प्रकार के संबंध जो गवर्नर के साथ हुआ करते हैं। गवर्नर के साथ इनके संबंधों में सबसे पहली बात देखें तो यह कैबिनेट जो मंत्री होते हैं और जो यहाँ पर राज्यपाल होता है, इन दोनों के बीच संबंधों को समझे तो यहाँ पर मुख्यमंत्री जी मध्यस्थता का कार्य करते हैं। अपनी कैबिनेट से जो यहाँ पर जो किसी भी मुद्दे हैं उसको डिस्कस करके राज्यपाल तक पहुँचाते हैं और उसके बाद जो राज्यपाल की स्वीकार्यता के लिए यह बाध्य होते हैं। जैसे ही यहाँ से स्वीकृति प्राप्त होती है तो उस निर्णय को ले लिया जाता है। मुख्यमंत्री व गवर्नर व कैबिनेट मंत्रियों के बीच मध्यस्थता का कार्य करते हैं। यह जो बात है वह आर्टिकल 163 में लिखी गई है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि यदि आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कब मुख्यमंत्री व गवर्नर के बीच संबंधों की बात किस अनुच्छेद में दी गई, तो 163 आर्टिकल को आपको याद रखना है। मुख्यमंत्री का राज्य विधानसभा के साथ संबंध, यानी यहाँ पर हम क्या संबंध समझ रहे हैं? मुख्यमंत्री का राज्य विधानसभा के समक्ष संबंध, यानी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जैसे ही राज्य विधानसभा में जब मुख्यमंत्री जी जाते हैं तो आपने देखा होगा कि जैसे ही आपने यूपी के कुछ विधानसभा का जो भी आता है, जो न्यूज़ आती है, उसमें देखा होगा यहाँ पर यह लीडर के रूप में कार्य करते हैं। जो भी पॉलिसीज़ इनके मंत्रियों को द्वारा बनाई जाती हैं वह सदन में, जो भी राज्य विधानसभा का सदन होता है, वहाँ पर जानकारियों को पेश करने का, जो स्पीकर के सामने जो जानकारियाँ देने का कार्य करते हैं, तो वह यहाँ के मुख्यमंत्री करते हैं। यानी यह राज्यसभा का, यानी राज्य विधानसभा का लीडर कहा जाता है, जो कि मुख्यमंत्री होता है। तो इस प्रकार के संबंध हम देख सकते हैं, राज्य विधानसभा से इनके संबंध स्पष्ट होते हैं। सभा को भंग करने की सलाह मुख्यमंत्री द्वारा गवर्नर को दी जाती है। हम देखते हैं कि गवर्नर को पावर होती है कि वह सभा को भंग करें, लेकिन वह सीधे तौर पर इसको भंग नहीं कर सकते। इसकी सलाह किसके द्वारा दी जाती है? मुख्यमंत्री जी के द्वारा दी जा सकती है। तो सभा के समक्ष इनके जो संबंध हैं, एक संबंध में हमने देखा कि राज्य विधानसभा के लीडर के रूप में यह कार्य करते हैं। दूसरी बात, यदि सभा को भंग करना है तो यह गवर्नर को सलाह देने का कार्य भी इन्हीं के द्वारा किया जाता है। अन्य शक्तियों में हम देखें कि अन्य कौन कौन सी शक्तियाँ मुख्यमंत्री के पास होती हैं। तो इन शक्तियों में हमने देखें कि नीति आयोग की सदस्यता, यानी जो नीति आयोग होता है, अब नीति आयोग के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। योजना आयोग, जैसे ही हमारा देश आज़ाद होता है तो हम देख सकते हैं कि आज़ादी के बाद ही योजना आयोग को इसमें सम्मिलित कर दिया गया था, जो कि विभिन्न प्रकार की पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से लोगों तक योजनाओं के लिए लोगों को योजनाओं से जोड़ने का कार्य किया करता था।
और यह लगातार चला आ रहा था। तो हम देख सकते हैं कि 2014 में जैसे ही नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट आती है तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इनको जो योजना आयोग चला आ रहा था तो उसको हटाकर इन्होंने नीति आयोग की स्थापना की। नीति आयोग 2014 में निकल कर आया और हम देख सकते हैं कि इस आयोग में हम देख सकते हैं कि जो भी हमारा देश है, देश से संबंधित योजनाओं को बनाने का कार्य यहाँ पर किया जाता है। तो इसके सदस्य के रूप में मुख्यमंत्रियों को रखा जाता है। तो यह नीति आयोग के सदस्य के रूप में भी कार्य करता है और जो काउंसिल के सदस्य के रूप में, इसकी जो सदन की जो काउंसिल होती है उसके सदस्य के रूप में भी कार्य करता है। पॉलिसी बनाना तथा उन पर कार्य करना, यानी कोई भी पॉलिसी बनाने का कार्य भी इनके द्वारा किया जाता है तथा उनके इम्प्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी भी हमारे मुख्यमंत्री जी के पास होती है। योजनाओं को राज्य की जनता तक पहुंचाने का कार्य भी इनके द्वारा किया जाता है। अब आप सोचते होंगे कि किस प्रकार से इनके द्वारा योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का कार्य किया जाता है। हमने देखा है कि सदन में जैसे ही यहाँ पर रिकॉर्डिंग होती है तो उसके माध्यम से भी जन जन तक इसकी जानकारी मिलती है। इसके अलावा इनके द्वारा जो सभाएं की जाती हैं, हम देख सकते हैं कि जहाँ भी किसी मुख्यमंत्री की जो सभा होती है तो उस सभा में मुख्यमंत्री जी के द्वारा अपनी योजनाओं का बखान किया जाता है। आप देखते होंगे कि जैसे ही आप एमपी के अगर हैं तो यहाँ पर जैसे ही आपने यहाँ पर भाषण सुने होंगे जो कि हमारे मुख्यमंत्री जी आते हैं शिवराज सिंह चौहान जी, तो उनके द्वारा लाडली लक्ष्मी योजना और भी इनके द्वारा जो वृद्धा पेंशन की विभिन्न प्रकार की योजनाएं, साइकिल वितरण से संबंधित योजनाएं हैं, जो भी योजनाएं हैं उनके बारे में इनके द्वारा बखान किया जाता है। इसी प्रकार विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री जब भी सभाएं करते हैं तो अपनी योजनाओं का बखान करते हैं। अतः इनके पास पावर होती है या इनकी यह शक्ति होती है कि यह लोगों तक अपनी योजनाओं को पहुंचा सके और उनको समझाने का प्रयास कर सकें। आगे देखते हैं मुख्यमंत्री जी से संबंधित कुछ अनुच्छेद जो कि आपको याद रखने चाहिए पेपर्स में। इन्हीं से संबंधित वन लाइनर या कोटेशन के माध्यम से आपसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अनुच्छेद 163 क्या बात करता है? मुख्यमंत्री अपनी कैबिनेट होगी, मुख्यमंत्री जी होते हैं उनकी अपनी एक कैबिनेट होगी जिससे वह सलाह लेकर गवर्नर तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। अब देख सकते हैं आर्टिकल 164 की बात करते हैं, मंत्रालय से संबंधित अन्य प्रावधानों के बारे में हमने जो जानकारी ली वही जानकारी इसमें सम्मिलित की गई है। लेकिन हम देख सकते हैं कि आर्टिकल 164 के अंतर्गत अन्य प्रावधानों को रखा गया है जो कि आपको याद रखने चाहिए। अनुच्छेद 166 को देखें तो राज्य के जो व्यापार होते हैं, अब हम देख सकते हैं कि राज्य का व्यापार, यह जो शब्द आ गया इसको आपको समझना चाहिए। हम देख सकते हैं कि गवर्नमेंट अपना बिजनेस करती है। गवर्नमेंट का क्या बिजनेस होता है? आप यहाँ पर क्या करते हैं कि जैसे ही कोई भी वस्तु खरीदते हैं तो उस पर क्या लगता है, राज्य के द्वारा टैक्स लिया जाता है। यह टैक्स क्यों दिया जाता है? यह आपको प्रोटेक्शन एवं विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं आपके लिए चलाई जाती हैं, वेलफेयर की स्कीम है, सड़क बनाना, स्कूलों के लिए सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पतालों के लिए जो खर्चे करने के लिए जो पैसे की आवश्यकता होती है तो वो कहाँ से आता है? वह आपके टैक्स से आता है। और जैसे ही यहाँ पर टैक्स लिया जाता है और जनता को वही सब पैसा वापस कर दिया जाता है, तो इस प्रकार का बिजनेस गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। तो आर्टिकल 166 के अंतर्गत जो राज्य के व्यापार एवं योजनाओं की बात की जाती है, जो गवर्नमेंट का, जो राज्य का, स्टेट का जो बिजनेस होता है उसकी बात की जाती है। अनुच्छेद 167 की बात करें तो मुख्यमंत्री का कर्तव्य होता है कि वह राज्य की समस्त जानकारी या गवर्नर को देनी होती है। यानी हम देख सकते हैं कि गवर्नर और मुख्यमंत्री के बीच संबंधों की बात किसमें की जाती है, तो 167 आर्टिकल के अंतर्गत इसकी बात की जाती है। और इसके अंतर्गत स्पष्ट लिखा गया है कि मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य होता है कि राज्य की वह समस्त जानकारियां किसको दे? गवर्नर को दे। आप यहाँ पर एक और आसान बात को समझ सकते हैं। इन्हीं सब बातों से आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप होगी। हम देख सकते हैं कि आपने पहले पढ़ा होगा कि जो गवर्नर होता है वह किसका नुमाइंदा होता है? केंद्र सरकार का होता है। और केंद्र सरकार द्वारा राज्य की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए किसको रखा जाता है? गवर्नर को रखा जाता है। और यहाँ पर इसकी ड्यूटी होती है, जो मुख्यमंत्री होता है उसकी ड्यूटी बन जाती है कि वह गवर्नर को राज्य की समस्त जानकारियाँ दे। और जैसे ही गवर्नर के पास राज्य की समस्त जानकारियाँ आती हैं तो यह अपनी जानकारियों को कहाँ पर ट्रांसफ़र कर देता है? केंद्र के पास
ट्रांसफ़र कर देता है, क्योंकि केंद्र के द्वारा इसकी नियुक्ति की गई है। और इसीलिए हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक संघवाद का स्वरूप दिखाई देता है। विभिन्न राज्यों को एक साथ जोड़ने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? जो हमारे गवर्नर्स होते हैं, जो कि कार्यकारी अधिकारी होते हैं, इनके द्वारा देश के विभिन्न हिस्सों को, जो कि कार्यकारी हिसाब से जो भी कार्य करते हैं, उनको जोड़ने का यहाँ पर प्रयास किया जाता है। चलिए, यहाँ से हमने समझा कि जो हमारे मुख्यमंत्री जी होते हैं, इनसे संबंधित शक्तियाँ, संबंधित आर्टिकल एवं इनकी शक्तियों के बारे में जानने का हमने प्रयास किया। इसी प्रकार के अध्ययन के लिए बने रहें स्टडी राइट बाय मनी पांडे से और अध्ययन करते रहें। ऐसे बच्चों तक इन लेक्चर्स को पहुँचाने का प्रयास करें जो इस प्रकार की शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं। और आपकी जो हिस्ट्री है वह पूरी कवर करा दी गई है। और इसके अलावा आपको जैसे ही यदि आपको लिंक प्राप्त करना है तो आप वीडियो के जो भी लास्ट होता है, लास्ट तक वीडियो को देखिए, वहाँ पर आपको सारी प्लेलिस्ट यानी हिस्ट्री और पॉलिटी की दोनों प्लेलिस्ट प्राप्त हो जाएंगी। उन पर जाकर आप सारे व्याख्यान को एक के बाद एक क्रमबद्ध तरीके से प्लेलिस्ट में दिए हुए हैं, उनका अध्ययन कर सकते हैं। तो इसी के साथ विदा लेते हैं। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, भारत माता की जय।